अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके सामने एक नई सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। आज मेरे साथ है डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी साहब, बहुत ही ब्रिलियंट और डायनामिक शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर साहब OMC हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक मेडिकल कम्प्लेक्स के CEO भी हैं। डॉक्टर साहब मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं और डॉक्टर साहब इसके साथ बाय प्रोफेशन देखा जाए तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। और डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली सियासत से वाबस्ता है और लास्ट 36 ईयर से इस पंजाब में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में हम डॉक्टर साहब के साथ होंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे हम उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो मिलते हैं हम डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आप जैसे कद आवर शख्सियत आज मेरे से मौजूद है, जिसकी सेहत के हवाले से बहुत सारी खिदमत है, ना सिर्फ बल्कि आपने बतौर डॉक्टर और सर्जन के तौर पर अब आपकी खिदमत सब लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी के ऊपर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं अपने स्टार्ट से मतलब, और आप हमारे पंजाब के स्टार हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ये जर्नी बताइए कि हारूनाबाद से आपका ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट होता है, वो साइड एरिया से, और आपने फिर लाहौर और फिर यानी कि इस प्रोफेशन में और फिर पंजाब असेंबली तक किस तरह पहुँचे, थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइए। जी, मैं शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में कबूल किया और इतना हाईलाइट किया जैसे मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ और हारूनाबाद उसकी तहसील है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट से ही मेरी इब्तदाई तालीम का आगाज़ हुआ मैट्रिक तक। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया 1976 में और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से फिर जो है वो मेडिकल शुरू मेडिकल कॉलेज से मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की 1985 में। ओके। और हमेशा से ही ये ख्याल था कि एक डॉक्टर बनना है और फिर ये है कि पॉलिटिक्स में भी आना है। दोनों चीज़ें थी। पॉलिटिक्स में इसलिए कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स से वाबस्ता है। वालिद मरहूम जो है चौधरी महफूज साहब, उन्होंने हमारे खानदान की सियासी एक सूरत में याद रखी। भावनगर 1979 में पहली दफ़ा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भावनगर बिला मुकाबला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में 1982 में वो जो है वो पंजाब की काबीना में और उसमें कानून आ गया। मैं उस वक्त FSC कर चुका था, कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। सियासी सफर शुरू हुआ, फिर से सियासत से ताल्लुक हुआ, गहरा था पुराना और ऐसे भारत के शोबे में उनका भावन पर डंका बजता था। प्रेसिडेंट पार्क, मेंबर पंजाब काउंसिल और फिर बाहर की सियासत में थे। प्रैक्टिस में भी उनकी सिविल और क्रिमिनल दोनों में उनका नाम सिविल में ज़्यादा था। और फिर वो 82 में वो लाहौर एज ए लॉ मिनिस्टर शिफ्ट हुआ।
گورنمنٹ کالج میں 76 سے تھا. پھر فیملی بھی لاہور شفٹ ہوئی. یہ بھاون نگر سے لاہور تک کا سفر جو ہے بیسیکلی اپنا بھی ہے, لیکن جو سیاسی بنیادوں پر 59 سے وہ اب تک ہمارا کام تھا پالیٹکس میں. ہر پنچایتی الیکشن اور ہر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لاسٹ الیکشن 2013 بڑا لڑا, اور وہ فیڈرل منسٹر فار پروونشل کوآرڈینیشن, اس سے پہلے وہ فیڈرل لا منسٹر بھی رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اور اسٹیٹ فیڈرل لا منسٹر سینٹرل. صوبے میں ان کے پاس میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن, ایگریکلچر, فارسٹ, اسپورٹس, لا کا ایک لمبا ٹریلر سیاسی. میرے بڑے بھائی چودھری ظفر اقبال صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور پھر وہ سینیٹر بھی رہے, وہ بھی چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل رہے اور ممبر پروونشل اسمبلی بھی رہے. وہ میری ایک آپ کے جو ہوتا ہے نا کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میرا یہ ذاتی میری خواہش یعنی ایک تھی کہ میں سیاست میں کسی اسٹیٹ میں ضرور انٹر ہوں. پھر میں نے جو ہے کہیں سے گریجویشن کے بعد پھر آرتھوپیڈک میں ہی ماسٹر آف سرجری کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی آف پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہے ہمارے پنجاب کا, اس کے پلیٹ فارم سے. اور پھر میں ایز اے سینئر رجسٹرار میں ہاسپٹل اسسٹنٹ پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, اور یہ میرا سفر ایجوکیشن میں اور آرتھوپیڈک کے حوالے سے. آرتھوپیڈک میں میری جو تھی پھر میں نے پالیٹکس میں آنا تھا, پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا یہ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا, او ایم سی ہاسپٹل کے نام سے, آرتھوپیڈک میڈیکل کمپلیکس اس کا نام ہے, اور یہ جیل روڈ پر میں میرا زیادہ انٹرسٹ بچوں کی ریہیبلیٹیشن, پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک جس کو کہتے ہیں, روٹیرا پن وغیرہ بچوں میں جو مصنوعی ہے, سوری ڈسیبلٹیز یا پولیو افیکٹڈ چلڈرن یا سیریبرل پالسی کہتے ہیں, جس میں بچہ جو برین انسرٹ کی وجہ سے ڈیورنگ ڈلیوری یا بیفور پری نیٹل ٹائم میں یا پوسٹ نیٹل پیریڈ میں بچے اگر کسی بھی وجہ سے اس کو برین کو انجری ہو جائے, اس کے نتیجے میں اس کے اعضاء کام کرنے کی صلاحیت کھو دیں, ان کو ہم سیریبرل پالسی سیکھی چاہتے ہیں. اور پھر پیدائشی نتائج میں جو ہمارے ملک میں بہت کامن ہے, ٹیڑھے پاؤں, کولیا کا نکلے ہونا, ٹیڑھے اعضاء, ان کی سرجری, اور پھر جو ہے آپ کی ٹراما کو کرتے ہیں ایکسیڈنٹس, اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پھر ہمارا فوٹ جو تھا جس میں بلاسٹ انجری اور دہشت گردی کے حوالے سے ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ گن شاٹ انجریز اور بم بلاسٹ انجریز, اور پھر ہمارا ارتھ کو ایک جو آیا آزاد کشمیر وہ بڑا سانحہ تھا ملک میں, وہاں پر بھی ہم گئے, وہاں پر بھی کیمپ لگائے. اسی طرح بلاسٹ انجریز میں ہاسپٹل کا اپنا بہت بڑا ایک کلیدی کردار ہے, وہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کے ہماری جتنی بھی کنٹریبیوشن ہو سکتی تھی ہم کرتے ہیں. ہمارے پروفیسر نصیب محمود اختر صاحب, اور ہمارے پھر سید اویس صاحب, اور یہ سارے دور سے میں ہاسپٹل میں جب فخار چودھری صاحب پرنسپل, پروفیسر بشیر صاحب یونیورسٹی, ڈاکٹر اختر خان صاحب, وہ بڑے نہیں اس دیر میں اس دور میں ہم پھر کئی میڈیکل کالج میں جو ہے وہ ہمارا پھر میں نے 1998 میں جو ہے آئی ریزائنڈ فرام جاب, کیونکہ آئی وانٹ آپ نے سوچا کہ 2013 کا الیکشن میں نہیں لڑ سکا انفارچونیٹلی, کیونکہ میرے کوئی ڈومیسٹک کوئی ایشوز کی وجہ سے وہ, اور میں پھر اس میں حالانکہ مجھے ٹکٹ بھی دیا اس وقت, لیکن یہ ڈیسائیڈ تھا کہ آپ پولیٹکس میں جی میں نے اسی لیے ریزائن کیا. ریزائن کیا, ایک تو یہ وجہ تھی, دوسرا یہ تھا کہ آپ یا
गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें प्योरली या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करें, क्योंकि ये जो एक है ना स्टिग्मा जो लगाते हैं लोग कि मेडिकल कॉलेज में और आप इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप फिर अपनी जो है वो ज़ाती हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में करते हैं। और ये जो एक स्टिग्मा है ना यानी हर टॉक शो में हर जगह पे ये बात होती है कि डॉक्टर्स जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में, तो ये हकीकत भी है, उसमें कुछ बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन जब बनता है तो उसके पीछे कुछ वजूहात भी होती है। मैं कभी नहीं कहता कि पब्लिक ओपिनियन जो है जब भी बनता है किसी भी बात में उसके पीछे वजूहात, तो वो इस तरह से भी मुझे था कि अगर मैंने प्राइवेट की मैंने पॉलिटिक्स में भी आना है, फिर जब मैंने ये हॉस्पिटल बना लिया तो मेरी मसरूफियात तो बहुत, क्योंकि फिर आपकी जो है वो सर्जरी स्पेशली फॉर द सर्जन जो है ना वो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप वहाँ से जो है वो नेचुरली वो जो है वहाँ पर आप पूरा काम ना टीचिंग को दे सकते हैं ना वहाँ पर आप हॉस्पिटल को दे सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं आई शुड बी यानी डूइंग द प्राइवेट प्रैक्टिस, सोल प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह रिहेबिलिटेशन में, ट्रॉमा में और रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत नाम बताया है पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान से मेरे पेशेंट्स आए। तो ये चलता रहा। फिर ये मैंने ये वाला इलेक्शन जो मैंने कहा कि वाले साहब की वफात के बाद बड़े भाई का जो सेनेटरशिप थी वो भी जा रही थी, तो फिर मैंने इस वैक्यूम में वो फिर मुझे आई कंटेस्टेड द इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PML शिव साहब की क़यादत में हमने ये इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह हमने अपने ज़िले में सारी सीटें तकरीबन जीती। महानगर में ऑलमोस्ट PML का ज़िला है, पूरा पंजाब ही गिना जाए, उसमें PGI की कोई सीट नहीं, एक सीट थी सुबाई और 3 MLAs और 7 MPs में से एक उनका था। बाद में 2 इंडिपेंडेंट थे जो कि हमारी ही पार्टी के थे, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ पर बैठ गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कंट्रोवर्शियली मैटर चल रहा है, इस पर बात होती है बड़ी तफसील के साथ आपके साथ। इस वक्त नाज़रीन हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और सेहत कार्ड भी जिसका ये जिक्र करते हैं ये भी हमारा ही ब्रेन चाइल्ड। अच्छा, ये आपका इनिशिएटिव था? जो भी है ना आशीष साहब का, उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो बांट चुके हैं, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू आगे फिर उन्होंने कंटिन्यू करके उसको इंसाफ सेहत कार्ड दे दिया, उसका रंग बदल दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम है इसका। प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज साहब ही इसकी पहली चेयरमैन, बिल्कुल इन्होंने इसको आगे फिर ज़्यादा कर दिया, वही सेम फिगर्स के साथ इन्होंने इसको एक्सपेंड किया और इसको उन्होंने जो है सूबाई बजट में से बहुत सारा हिस्सा जो इनका प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जो है उनको सेमी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उनको जो MTI एक्ट है उसमें उन्होंने उनको। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ है डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और MPA भी है पंजाब से। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू उनके साथ चल रही है। जी डॉक्टर साहब ये तो तय था पहले दिन से कि आपको पॉलिटिक्स में आना है और आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी था क्योंकि आपके घर से ही पॉलिटिक्स आपको मिली, विरासत और आगे तक चलनी भी है। डॉक्टर साहब लेकिन इसके लिए आपने मुस्लिम लीग नवाज जो है हमारे पंजाब में पॉपुलर, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलर जमात भी है, तो इसी को क्यों ज्वाइन किया? क्या वजह थी इसी को ज्वाइन करने के खिदमत के लिए? और क्या मियाँ साहब के साथ कोई खास तल्लुक की वजह क्या है? थोड़ा सा ये तल्लुक भी था क्योंकि मियाँ साहब वालिद साहब एक ही कैबिनेट में पहले जनरल जलाली साहब के साथ 1985 में वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर वाले साहब मियाँ साहब उन्होंने देखा है तो वाले साहब को एक तरह का खानदानी विरासत थे, आना जाना था। इब्तदाई दौर में उस वक्त हमारे साथ चुनाव मिनिस्टर जो थी कैबिनेट में सबसे ऊपर सारी सर्विस वो जो है वो मियाँ साहब के साथ सारे इलेक्शंस में सारे इकट्ठे करते रहते। PMLN बनाई उस वक्त पहले तो PMLN थी नहीं ना, ये तो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे 85 के बाद फिर जब असेंबलीज बनी है तो फिर जो साहब ने उसको फिर पार्टी की यानी जो है वो कहा कि उसको होना चाहिए, शक्ल देनी चाहिए। उसको PML पाकिस्तान पहले जमहूरी इत्तेहाद बना, फिर PML 9 फ्लैग्स फिर PMLN हो गई। मियाँ साहब ने अपनी बना ली क्योंकि वो जो
साहब की जब वो रवानगी हुई तो उसके पास नवाज शरीफ साहब ने अपना जो है अपने नाम से पार्टी जो है वो हमारा उनके भी शुरू से एक नेशनल कितना पुराना तल्लक है आपका मियां ब्रदर? आप देख लें 82 से 85 से देख लें कितने 35 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। वो इलेक्शन लड़ते रहे तो बच्चे सारे मार के वाले सब के साथ जो मुशर्रफ साहब ने सफिया को खास किया और माशाल्लाह लगाया, उस वक्त बादल साहब जो थे वो फेडरल लॉ मिनिस्टर थे और बड़े भाई के नीचे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर ये मिला प्लेटफॉर्म थे वो। फिर उसके बाद का सफर और फिर ये सारा यानी जो है क्योंकि वो एक कच्ची स्ट्रगल थी तो एक नेचुरल हमारे इलाके का जो मूड भी है वो भी इसीलिए वो भी MLN की तरफ ही है। तो वो फिर जो था ना वो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की जो क़यादत है वो भी आप देखिए कि उनके जो कारनामे हैं और जो तरक्की का सफ़र है मुल्क का और ये सब मिलकर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पंजाब को और ये सारा सूबे को कवर किए। यानी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सारे मेजर मनसूबे मियां साहब के बने हैं, जितनी बैंड हैं, जितने नेटवर्क्स हैं, जो अभी इम्प्लीमेंट जितने इलेक्ट्रिफिकेशन के मनसूबे हैं, जितने जो है वो सारे इस दौर में मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनके दौर में। तो इसलिए जो है वो एक नेचुरल एक रुझान था मेरा कि मैंने किया तो सब आपके पास मिनिस्ट्री भी अभी आ रही है अपोजिशन। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा प्रीवियसली गवर्नमेंट में जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और अभी तो क्या तब्दीली देख रहे हैं अब सेहत के हवाले से? क्या अभी मैं देखूँ मेडिसिन भी जब उस दौर में मिलती थी लोगों का डायलिसिस भी फ्री होता था जो कि अभी नहीं हो रहा। कोविड में रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत फेस करना पड़ा हम लोगों को। तो आप किस तरह से इसको मुवाजना करते हैं दोनों अदवार पर? देखिए सारे जो देखिए तरक्की के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बिल्कुल की हुई है। आपकी जो है 3 साल में हमारी पंजाब को तो सेंटर से चलाया जा रहा है, यानी जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद हालांकि सूबे बिल्कुल अपना वो इंडिपेंडेंट हो गए, सारे चंद एक बैंक हो गए, लेकिन हम हर वक्त यही देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहेंगे, वो आके क्या फरमाएंगे, क्या चाहते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो डमी यानी कि गुजरात साहब हैं, उनको बुलाया इसलिए गया क्योंकि उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं था। जो पता 8 दिन पहले PTI में शमूलियत तैयार कर रहा है उसका ग्रास रूट से भी कोई इसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। तो PTI के लोग थे उनको पीछे धकेल दिया गया और इसी तरह यानी पंजाब सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है। मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है इनका बजट भी सारा फेडरेशन जो है वो कुछ बहुत सारा 20% हमेशा ही वो अपने रख लेते हैं जुरिस्डिक्शन में और बाकी जो है वो यानी अच्छा सेहत के हवाले से भी हमारा रीड हुआ। हमने जो मनसूबे जो हॉस्पिटल्स के जो मेडिसिन के जो फ्री मेडिसिन के एमरजेंसी में डायलिसिस के और सेहत कार्ड भी जिसका ये जिक्र करते हैं ये भी हमारा ही ब्रेंच है। अच्छा ये आपका इनिशिएटिव था? जो भी है ना आशीष साहब उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो बाढ़ चुके थे, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू आगे फिर उन्होंने कंटिन्यू करके उसको इंसाफ सेहत कार्ड दे दिया, उसका रंग बदल दिया जो कि प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इसका प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज साहब ही इसकी पहली चेयरमैन, इन्होंने उसको आगे फिर ज़्यादा कर दिया, वही सेम फिगर्स के साथ इन्होंने उसको एक्सपेंड किया और इसको उन्होंने जो है सूबाई बजट में से बहुत सारा हिस्सा जो इनका प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो है उनको सेमी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उनको जो MPI एक्ट है उसमें उन्होंने उनको एक जो है बिजनेस मैनेजमेंट के तौर पर बिजनेस एंटरप्राइज डिक्लेयर कर दिया और उनको इंडिपेंडेंस दे दी है और अब इनका ख्याल है कि हम इनको अपने से जो है इसको उतारे और ये खुद ही इंस्टीट्यूशंस को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चलाए, अर्निंग करे, प्राइवेटाइज करे और सेहत कार्ड के मरीजों को दूर करके वो करेंगे। तो इस तरह ये सब खुशहाल बात नहीं है क्या अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाए? जी अच्छा है, ये तो हमारा ब्रेन चाइल्ड है ना सेहत कार्ड और ये जो है इस तरह से सेहत कार्ड का तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, इसको फर्दर पॉलिश करने की ज़रूरत है, इसको फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं उनको आपको पब्लिक के लिए रखना चाहिए। उनको मेन जो हॉस्पिटल है बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये हेल्थ कार्ड सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसके पैनल पे आ गए, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ही जनता को बीमारी बात सही है तो वो उनको कभी भी कोई भी
फौरन ख़त्म नहीं करनी, उनको आप जो है वो इंजेक्ट रखें, उनको आप बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट जो कि नहीं हो रहा। जो कि अभी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अभी जब नेक्स्ट अगर मियां साहब की गवर्नमेंट आती है पंजाब में और फेडरल, तो आप सेहत के हवाले से क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं आप लोग के जो उसको लिए आप अच्छा देखिए जी करें? हमारी तो देखें ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स पीपल्स हेल्थ। आप सेहतमंद माशरा आप पैदा करेंगे तो आप जो है वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। और सेहतमंद माशरा पैदा करने के लिए आपको प्रिवेंटिव साइड की हेल्थ हमें देखनी होगी। लोगों को जब तक साफ पानी नहीं देंगे, ज़रूरी है, ये बेसिक है। देखिए ना 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपने उनकी मुआशी हालत ठीक करनी है, ठीक है, उनको साफ पानी देना है, उनको साफ खुराक देनी है और साफ आबोहवा। अगर आप ये चीज़ें देंगे तो आपकी एक सेहतमंद कौम पैदा होगी। अब क्या है 45% बच्चे जो है रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चे हैं जिनका लो वेट है, वो उनकी नशोनुमा प्रॉपर नहीं है। इस वक्त 80% लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है, सिर्फ 20% लोगों को साफ ड्रिंकिंग वाटर मैसर है, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या सेहत को पैदा करेंगे? आप देखिए ना जितने मर्जी हॉस्पिटल्स बना लें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। आपकी जो देखिए ना ये जो आप सेंसस जिसको अभी इन्होंने पब्लिक किया है, ये 2017 वाला, इसमें आपकी आबादी और 2008 में इससे पहले हुआ, ठीक है ना। 7 करोड़ से आबादी इस वक्त आपकी पंजाब की 12 करोड़ है। तो इन 16 सालों में आप देखें कि कितना पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है। आपका मुल्क 3 करोड़ से शुरू हुआ था और इस वक्त 22 करोड़ है 2017 के बाद। तो वो भी आ गया 217 के तरफ। वैसे तो आप आगे आ गए ना, अगर उसी 2.6 देखिए ना, अभी ग्रोथ रेट है आपका पाकिस्तान का 3.2%, ठीक है ना। उस ग्रोथ रेट में आप देखेंगे आप तो अगले 20 साल में फिर 40 करोड़ हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप उनको कहाँ से नौकरियाँ देंगे, कहाँ से उनको खाना देंगे, कहाँ से साफ पानी देंगे? और मुल्क आपका इस वक्त ये है कि वाटर स्कैर्सिटी के लिहाज से दुनिया का 7वां हाई रिस्क कंट्री है। आपके पानी के बाकी इंडिया के पास क्लाइमेट चेंज आ रही है और आपकी कोई तैयारी नहीं। आपने वाटर रिजर्वायर्स 1992 वाटर बोर्ड के बाद बढ़ाई नहीं। अभी पानी का मसला सिंध और पंजाब का क्या था? पीछे से पानी कम आ रहा था, हम कुछ सिंध का पानी नहीं ले रहे, मसला बढ़ने आने हम सिंध का पानी नहीं ले रहे, हमारा पानी पीछे से कम हो गया। बल्कि हमारी एवरेज शॉर्टेज जो थी, जो कि अरसा ने प्रिडिक्ट की थी कि आपको 10% शॉर्टेज देंगे, वो 28% हमने लिए और सिंध ने सिर्फ 9% लिए। तो आप ये देखें ना कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो है वो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसमें एक सही क़यादत आए जो हकीकी अवामी की नुमाइंदगी कर रही हो और वो सही हुकूमत करे। और आपका GDP जो हम 5.8% छोड़ के गए थे, ठीक है ना, 5.8% पे हम छोड़ के गए हैं 2018 में। जी 2018 में, और वो गिर के पिछले साल 0.05% था। और अब चले हम PTI का क्लेम मान लेते हैं जो कि बिल्कुल सरासर हालत है, क्योंकि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। अभी तक आपके होटल्स नहीं खुले, सिनेमाज नहीं खुले, शादी घर नहीं खुले, हॉस्पिटल्स में सिर्फ कोरोना हो रहा है, बाकी बंद है। इसी तरह आपका IT का सेक्टर है, इसी तरह आपका सारा। तो ये सारे सेक्टर्स की नेगेटिव ग्रोथ थी, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ग्रोथ एक ट्वीट से हो गई 3.9%? आप खुद मान रहे हैं, आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपकी मैक्सिमम जो है वो जो ग्रोथ जाएगी 1.258 पे जाएगी। तो इसलिए ये इस तरह के झूठे क्लेम्स, क्योंकि जब तक ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें सब क्या इसको मार्केट किया जा रहा है, मार्केट किया जा रहा है, पब्लिक इसमें हकीकत नहीं कुछ अभी नहीं है। उसकी वजह ये ना हकीकत तो आप वो मार्केट करने से वो ये है ना कि बिल्कुल 14 साल शुरू हो गया गवर्नमेंट और 3 साल उनका प्राइमरी टाइम गुजर गया है, अगला साल इलेक्शन का है। तो अब आप देखिए वो बेचारे क्या करें, इसमें तो बुरी हालत है। डिफेंस बजट कट गया है, आपका जो है पेंशन आपकी मुश्किल में पड़ी हुई है, फिर आपकी जो है सैलरीज आप 3 साल बढ़ा सके, 3 साल हो गए। और इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है।
بالکل ایسے اور لوگ اگر یہ اتنا گروتھ ریٹ ہو تو لوگوں کو سستا کھانا ملے. اچھا بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, تیل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, یوٹیلیٹیز کہاں چلی گئی؟ ایوری تھنگ. دیکھیں نا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے تقریباً 40% مہنگی ہوئی ہیں. خوردنی تیل سے لے کے, آٹے سے لے کے, چینی سے لے کے, آپ کی دالوں سے لے کے, سبزیاں, فروٹ, یعنی ہر چیز جو ہے وہ تقریباً 30-40% مہنگی. ابھی لاسٹ منتھ جو تھا انفلیشن ریٹ 10.08 تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس طرح آپ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں. لیکن روٹی آپ کی 10 روپے کی ذرا ہلکی, 12 روپے کی میرا خیال روٹی ابھی ملتی ہے. اور اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں تو لوگوں نے تو بڑی مشکل سے وہ اپنا یعنی جو ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بات ہوتی ہے تھوڑی سی. اس وقت ہمیں لینا ایک بریک, ہم ملتے ہیں آپ کا دس شارٹ بریک. کہ بڑا یہ جو ذکر کر رہے ہیں 25 ملین تک پہنچی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ریمیٹنسز ضرور بڑھی. وہ میں مانتا ہوں کہ ریمیٹنسز کیوں بڑھی ہیں جو پاکستانی اوورسیز تھے, کیونکہ ان کی ٹریولنگ کم ہو گئی ہے. اب وہ سارا بینکنگ چینل کے تھرو آ رہا ہے. اور دوسرا ایک تو بینکنگ چینل سے آ رہا ہے, اور دوسرا بہت سارے لوگ وہاں سے انپلائڈ ہو. ویلکم بیک ناظرین. خوابوں سے تعبیر تک اس سفر میں آج میرے ساتھ ڈاکٹر مزہ اقبال چودھری صاحب موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, بجٹ بھی آ رہا ہے, اس کے پری بجٹ کے سیشن بھی ہو رہے ہیں, آپ لوگ اس میں اینڈ کی بات کریں, آپ لوگ یعنی کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بجٹ کے اوپر, اور کس طرح سے آپ کا کیا پلان ہے اس کے بجٹ کے وجہ سے, کیا تجاویزات دی جائے گورنمنٹ کو؟ ہم نے جو بڑی میجر تجاویز دی ہیں کہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے اور پھر مسلسل مہنگائی کی وجہ سے بیس کے تو آپ کوئی نیا ٹیکس جیسی ٹیکس اور دوسرا یہ کہ جو یوٹیلیٹی کے بلز جو ہیں وہ ان کو سبسڈیز یعنی وہ سستا کریں. سبسڈی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا تو آپ دیکھیں, اگر آپ کبھی اپنا بل دیکھیں تو یونٹ پرائس کے حساب سے آپ کو یعنی ڈومیسٹک 22-23 روپے پر یونٹ پڑ رہا ہے, اور اس پہ اگر ٹیکسز سارے دیکھیں, فیڈرل ٹیکسز جتنا بھی ہے تو تقریباً 60% اوریجنل کاسٹ. سر اس میں ابھی میری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی انرجی منسٹر ڈاکٹر اطہر ملک صاحب سے, وہ اس کے اوپر ان کا کلیم تھا کہ یہ سارے جتنے ایگریمنٹس وغیرہ تھے یہ مسلم لیگ این کے تھے, ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہے الیکٹریسٹی کے ریٹس اتنے بڑے, ہم نے تو اس کو اب بہت کم کر دیا اور مزید سولر کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. ہم یہ ساری کرپشن جو ہوئی ہے, جو کچھ ہوا ہے مسلم لیگ کی طرف تو ان کا نیریٹو ہے پہلے دن سے وہ بیچ رہے ہیں, اور اسی پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک انہیں کی گردان کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ تو ان کی گردان ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں قرضے لینے کا جو ان پہ الزام لگاتے ہیں ہمارے دور میں, یعنی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارا جو تھا آپ کا جو یعنی ڈیٹ کی تھا ہمارا 24,000 تھا ہمارے اس میں, جو کہ اب بڑھ کے آپ کا زیادہ فیگرز دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈی ٹی پی آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا جو تھا وہ 2018 میں جو تھا جی ڈی پی 5.8% تھا, اور جو کہ اب مائنس اب یہ کلیم کرتے ہیں 3.94%. اور جی ڈی پی اگر بلین روپیز میں دیکھیں تو 313 بلین ہمارے دور میں جی ڈی پی تھا, جو کہ اب 296 جی پر کیپیٹل جی ڈی پی ہمارا جو تھا وہ 1646 تھا, جو کہ اب 1428 رہ گیا ہے. انفلیشن ہمارے دور میں ایوریج 3.9% رہی, جو کہ اب جو ہے اگر ایوریج لگائی جائے تو 8.84% ہے اب 2021 میں. فوڈ انفلیشن ہمارے دور میں 2.3% سے نہیں بڑھی فوڈ میں, اب اس دور میں ان کے یعنی جو ہے 14.50% رورل کی, اور جو ہے اسی طرح ڈیپٹ لائبلٹیز تھی جن کا میں ذکر کر رہا تھا, ہماری 29,000 بلین تھی, جو کہ ہمارا پورے پاکستان میں قرضہ تھا, جو اب کے 44,000 بلین ہو چکا ہے. یہ کہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیپٹ سروسنگ ہوئی ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے, قرضے لیتے گئے. اسی طرح جو ہے بلو دا پاورٹی لائن ہمارے دور میں 55 ملین پیپل تھے, جو کہ اب 75 ملین ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکسپورٹس بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 24 بلین پہ چھوڑی تھی,
जो कि $24 बिलियन पे, जो कि अब मैक्सिमम इस दफ़ा ये क्लेम कर रहे हैं कि बड़ा ये जो जिक्र कर रहे हैं 25 बिलियन तक पहुंची है। इसी तरह जो है वो रेमिटेंसेस जरूर बढ़ी, वो मैं मानता हूँ कि रेमिटेंसेस क्यों बढ़ी हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग कम हो गई है। अब वो सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। और दूसरा एक तो बैंकिंग चैनल से आ रहा है, और दूसरा बहुत सारे लोग वहाँ से अनएम्प्लॉयड होकर जो आ रहे हैं वो अपने पे पूरे पैसे वो एसेट्स बेच के ला रहे हैं। दैट इज आई अंडरस्टैंड कि हमारे दौर में $19 बिलियन थी। टेक्सटाइल में भी तो थोड़ा सा बूम आया है। टेक्सटाइल में वो चाइना का उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं और वो जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी, एक अच्छी चीज़ वो है। लेकिन कॉटन की ग्रोथ देखिए बढ़ा सकती, कॉटन की ग्रोथ जो है इस साल भी जो है हमारी लोएस्ट होगी, क्योंकि हमारा जो कॉटन का जो कल्टीवेशन एरिया ही बहुत कम होते रह गए, लोग ज़्यादा डाइवर्ट हो गए शुगर की तरफ, मक्की की तरफ, गंदम की तरफ, उधर ज़्यादा डाइवर्ट हो गए, क्योंकि वो कॉटन को, और हमें सारी कॉटन प्रेफर नहीं कर रहे। जी हाँ, हमें महंगी कॉटन खरीद के, अगर हमारा बिजली के टैरिफ ज़्यादा होंगे, कॉटन हम महंगी लेंगे तो हमें मुकाबला करना इंटरनेशनल मार्केट में पॉसिबल मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए मुस्लिम लीग नवाज के लिए और अपने प्रोफेशन के हिसाब से कुछ प्लीज। देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि कोविड जो है वो उसने बहुत नुकसान किया है, और हमारी जो है मैं पैगाम दूंगा कि सारे लोग जो है वैक्सीन अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने दे रहा है, दुरुस्त आए। अब जो है डोनेशन में भी हमें काफ़ी वैक्सीन आ रही हैं, तो एक तो वैक्सीन सारे लोग, दूसरा अपनी एहतियात करें, और जो एहतियाती तदाबीर कोविड के हवाले से हैं उनकी पूरा अमल करें, और जो है और सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो अपना तर्ज़ जो ज़िंदगी है लाइफस्टाइल उसको जो है ज़्यादा अपना प्रोएक्टिव होना चाहिए, एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दें, और अपने बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा खिलाएँ, बाज़ारी खाने खिलाएँ, नबात खिलाएँ, एक्सरसाइज करें। और दूसरा ये है कि मैं कहूँगा कि आपने सारे दौर देखनी है, पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा है, मार्शल भी देखे हैं, हमारा दौर भी आपने देखा है, और इमरान खान साहब को भी देखा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि कौन सा दौर जो था खुशहाली के लिहाज से बेस्ट था, तरक्की के लिहाज से बेस्ट था। अगर आप उसमें हाँ का जवाब आता है आपका पार्टी MLN का, तो आप MLN को सपोर्ट करें, और जो है ताकि मुल्क मज़ीद मुस्तक़िल हो सके और हम दोबारा उसी रास्ते पे गामज़न हो सके जो तरक्की का, खुशहाली का और सेहतमंद पाकिस्तान का रास्ता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती टाइम दिया, और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है हमारी स्पॉन्सर कंपनी की तरफ से, पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टील कंपनी ब्रांड मॉडर्न स्टील, और उन्होंने ये आपके लिए गिफ्ट दी है जो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप हमारे गेस्ट थे ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Modern Steel, model of strength.